सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का ये देखिए नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, जिसको अब हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुविकल्पी पढ़ा दिया, अति लघुत्तरी पढ़ा दिया और लघुत्तरी में भी मैंने प्रश्न संख्या 57 तक पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। और आज की क्लास और कल की क्लास आपका जो पूरा राजन सीरीज है, जिसमें आपके लघुत्तरी में 80 प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे गलत प्रश्न दिए थे, जिसको मैंने सही करके आपको सही करेक्ट आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया है। तो अब देखिए, आप लोग यहाँ तक पूरा प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इतनी ही पढ़ाई की है। पूरा राजन सीरीज आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज और कल की क्लास और मन लगा कर करिए आप, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो कल की क्लास में, ठीक है, आज के भी कर सकते हैं, कल के कहीं भी पूरे राजन सीरीज में किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा आज और कल वाले दोनों क्लास पे, ठीक है, जिससे हम क्या है कि राजन सीरीज में कहां दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को वो मैं देख पाऊं। वैसे अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं एज सच आप लोग को। अब इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी ग्रुपों से लोग जो है यहाँ पे जुड़ जाएं और उनको पता चल जाए कि हाँ, नई राजन सीरीज को इतने ढंग से कम समय में तैयारी यहाँ पे कराई गई है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, प्रश्न संख्या 58 है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ठीक, यहाँ पे एक वृत्त आपको दिख रहा है ए ओ बी, ओ केंद्र है, ए ओ बी व्यास है, जाहिर सी बात है, जीवा है जो केंद्र से जा रही तो व्यासी है। यदि कोण सी ए बी 60 अंश है, सी ए बी ये वाला कोण अगर 60 अंश है और कोण ए बी डी ये वाला कोण अगर 40 अंश है, तो कोण सी ए डी यानी कि ये पूरा कोण जो है आपको बताना है। और कोण डी बी सी यानी कि ये वाला पूरा कोण आपको बताना है, कोण डी बी सी, ये दो कोण आपको बताने हैं। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब आप यहां से लिख सकते हैं कि कोण सी इस तरीके से लिखिए, ए सी बी बराबर कितना होगा 90 अंश। क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। इसी तरीके से कोण अर्धवृत्त में बना कोण कैसे है, क्योंकि ए बी जो है व्यास है, मतलब कि इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है और इसी ए बी द्वारा परिधि पे सी बिंदु पे आंतरिक कोण, ये कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का। इसी तरीके से ए बी द्वारा यहां नीचे देखेंगे आप तो ये आंतरिक कोण ये भी है, ये भी 90 अंश का होगा, यानी कि कोण ए डी बी ये भी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता चल गया ये कोण 60 अंश का है, ये 90 अंश का है। तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण जो आपको दिया गया है सी ए बी धन कोण जो आपको ये पता है ए सी बी प्लस कोण सी बी ए, इन सब का मान कितना होगा 180 अंश होगा। और सी ए बी 60 अंश है, ये आपका 90 अंश है, और कोण सी बी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 में से ये घटा दीजिए 150, तो कोण सी बी ए आपको मिल जाएगा 30 अंश। ठीक, 30 अंश यानी कि ये जो कोण हो गया ये 30 अंश हो गया। अब आपको पता है कि कोण सी बी डी कोण डी बी सी जो होगा, कोण डी बी सी किन दो कोणों से मिलकर बना है, डी बी ए से कोण
DBA से और धन कोण ABC से, कोण ABC से। तो कोण DBC जो हो जाएगा, जोड़ लीजिए, DBA जो है 40 अंश का है और ये 30 अंश का है, तो 70 अंश। कोण DBC जो हो जाएगा 70 अंश का हो जाएगा। ये पूरा कोण कितने का होगा जाएगा, ये 40 से 30, तो पूरा कोण जो हो जाएगा 70 अंश का हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए, ये 40 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। ये नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज ABD लिखेंगे, 40 और 90 130 अंश, और ये जो बचा हुआ कोण हो जाएगा ये 50 अंश का हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कोण 110 अंश का हो जाएगा। यानी कि कोण CAD का मान कितना हो जाएगा, 110 अंश। दो कोण आपको निकालने थे, दोनों कोणों का मान यहाँ पे आपने निकाल लिया। कोण DBC 70 अंश और कोण CAD 110 अंश। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 59 है। यदि एक सेट आपको दिया गया है A इतना है और एक सेट इतना दिया गया है, तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B आपको बताना है। A यूनियन B में क्या लिखा जाता है, A और B दोनों के सभी पदों को लिखा जाता है। तो A यूनियन B में देखिए, A में 1 आ रहा है, B में 1 आ रहा है नहीं, और फिर A में 3 आ रहा है, B में नहीं आ रहा है, A में 5 आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो एक ही बार 5 लिखा जाएगा। अब देखिए, A में 7 आ रहा है, B में भी आ रहा है, एक ही बार लिखा जाता है हर एक पद को, और 8 और 9 जो है ये B में आ रहा है, और बाकी सारे पद यहाँ पे सभी पदों को हमने लिख लिया जो A और B में आ रहा है। यही होता है A यूनियन B। और A इंटरसेक्शन B में क्या लिखा जाता है, जो A और B में दोनों जगह पद आ रहे हों। ठीक है, दोनों जगह आएंगे तभी लिखा जाएगा। जैसे एक जो है वो A में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा तो नहीं लिखा जाएगा। 3 A में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा, नहीं लिखा जाएगा। 5 और 7 A और B दोनों में आ रहे हैं तो लिखे जाएंगे, और 8 और 9 केवल B में आ रहे हैं, A में नहीं आ रहा है तो नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यहाँ पे आपको बताना है। तो बहुलक वो पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती। तो सबसे बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, यहाँ पे 17 की है। तो हमारा बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 सबसे अधिक बार 5 बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है, तो इसलिए 17 बहुलक हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है। निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान, कोण BAC का मान 40 अंश। तो कोण OBC इस वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कोण आपको पता है, अब इस कोण का मान हमको निकालना है। अब देखिए यहीं से हम लिख सकते हैं कोण BOC ये दुगना होगा किस कोण के, कोण BAC के। क्यों, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा, या लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक, ये आप समझते होंगे, ये आपका प्रमेय है। तो यहाँ पे कोण BOC का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 40 अंश, यानी कि BOC हो जाएगा 80 अंश। अब ये 80 अंश हो गया। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BOC में जो भुजा BO है, और या BOC में OB बराबर है OC के, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक, दोनों ही क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। ठीक, तो इसीलिए अगर ये कोण X होगा तो ये भी कोण X होगा, क्योंकि त्रिभुज में जो
समान भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे, तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो x x और 80 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश के, और 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 2x बराबर 100 और x बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश। x की वैल्यू आ गई 50 अंश यानी कि कोण OCB का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, OCB का मान 50 डिग्री हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है। एक बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए एक बाग है, आपकी आयताकार बाग है जिसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है 180 मीटर, और जो चौड़ाई है वह कितनी है 120 मीटर। ये हो गया। अब बोल रहा है कि इस बाग में बीचों बीच एक दूसरे के लंबवत, तो लंबवत कैसे होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया लंबवत। तो इस तरीके से ये 2 रास्ते निकले हुए हैं और जो रास्ते की चौड़ाई है वह 3 मीटर की है। ठीक, रास्ते की जो चौड़ाई है यह 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक, ये समझ गए आप। तो अब बोल रहा है रास्ते पे मिट्टी डलवाने का खर्च कितना है। अब रास्ते पे मिट्टी डलवाने का खर्च अगर निकाला जाए तो पहले हमको देखना पड़ेगा कितने क्षेत्र में हमको मिट्टी डालना पड़ेगा, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 180 लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है, तो 180 गुणे 3 और धन इस वाले रास्ते का कितना होगा, तो 120 लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है। तो ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन ये हमने तो लिख दिया, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज और यहां पे समझना है कि आपने ये रास्ता पूरा एक बार जोड़ दिया पूरा क्षेत्रफल, फिर उसके बाद एक बार इसको पूरा जोड़ दिया, तो ये बीच में आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है वो 2 बार जुड़ रहा है, इसके क्षेत्रफल में भी जुड़ रहा है और इसके में भी, तो 2 बार हो गया। तो हमको बस एक ही बार तो हम रास्ते पे मिट्टी डालेंगे, 2 बार तो डालेंगे नहीं, जैसे एक बार लंबाई पे मिट्टी डलवाएंगे और एक बार चौड़ाई पे डलवाएंगे, तो बीच वाले पार्ट में 2 बार नहीं डाल के एक ही बार तो मिट्टी डाली जाएगी। तो बीच वाला क्षेत्रफल जो 2 बार काउंट हो रहा है उसको एक बार घटा दीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 3 गुणे 3 की है, तो ये घटा दिया हमने एक बार। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो गया 540 और ये हो गया आपका 36 360 माइनस 9। अब जोड़ेंगे 0 0 8 1 9 900 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 891 वर्ग मीटर। ये इतना आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। और खर्च निकालेंगे तो क्षेत्रफल गुणे दर कर देंगे, क्षेत्रफल गुणे दर, यानी कि 891 गुणे 1 वर्ग मीटर पे डलाने का खर्च 12 रुपए है, तो 891 पे कितना हो जाएगा 891 गुणे 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 के नम 12 के 2 हासिल लगा 1 और 12 नवा 108 1 109 हो जाएगा, हासिल लगा 10, 12 अट्ठे 96 10 96 और 10 106, तो ये हो जाएगा 10,692 रुपए, 10,692 रुपए इतना खर्च आएगा इस रास्ते पे, बाग की रास्ते पे मिट्टी डलवाने का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 63 है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं। जैसे 9 जो है वह 3 का वर्ग है, तो 9 को क्या कहेंगे 9 पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरीके से
4 का वर्ग 16, तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसी तरीके से आप देखेंगे 9 का वर्ग जो होता है वह होता है 81, और 10 का वर्ग जो होता है 100 हो जाता है। अब यहीं पे पूछा जाए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है 99 होती है, और 99 से पहले कौन सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, तो वो होगी 81। ठीक, क्योंकि ये 9 का वर्ग होती है और 8 का वर्ग 64 होता है और 10 का वर्ग 3 अंकों की संख्या 100 हो जाती है। तो 2 अंकों का अगर पूछता तो कितना होता है, 81 होता, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। तो ये तो हमारे कम था तो इसको हमने मुंह जवानी कर लिया, लेकिन अगर 6 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, बस 6 बार आप 9 लिख दीजिए, यही होती है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, ये हो गई। ये कितना है, ये आपका है 9,99,999। ये हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये समझिए कि इसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको निकालना हो तो जैसे हम लोग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं बस वैसे ही लिख लीजिए। तो 6 बार आप 9 लिखिए, तो हम क्या करते हैं, हम बाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब हम क्या करते हैं, भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो भाग, पहला जोड़ा कितना मिल रहा है, 99। तो 99 में भाग करेंगे ऐसी संख्या से जिसका वर्ग 99 के बराबर या उससे छोटा आता हो। तो अभी हमने देखा 99 के बराबर या उससे छोटा वर्ग कितना होता है, 9 का। तो 9 9 81 और 9 जुड़ भी जाएगा तो 9 और 9 जुड़ेगा 18 हो जाएगा, इकाई का स्थान खाली रहेगा। और 81 यहाँ पे घटेगा तो 8 और 1 18 बच जाएगा, अगला पेयर उतर जाएगा 99, और यहाँ पे ये हो गया 1899 यानी 1900 के करीब। और ये अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे हमको संख्या बढ़ानी है और उतनी ही बार जो है भाग जाएगा। तो हम भाग उतनी बार ले जाएंगे जितना इसके बराबर आ जाए या इससे बिल्कुल करीब में आ जाए। तो एक बार ले जाएंगे तो 181 ही रह जाएगा। इसी तरीके से 5 बार ले जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 185 का आधा, 185 यानी कि 1850 का आधा। तो ये कम से ये 925 जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, 1899 करीब। और अगर 9 बार ले जाते हैं तो 9 बार में देखते हैं कितना जाता है। तो 9 बार अगर ले जाते हैं तो 9 9 81 के एक हासिल लगा 8, और फिर 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, और हासिल लग जाएगा 8 9 9 9 91 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब घटा लीजिए तो ये 8 और 9 और 1 198 बच गया, और यहाँ 9 जुड़ जाएगा, 9 बार गया है, 9 9 18 हासिल लगा 1, और ये 8 1 9 और ये 198। अब इकाई के स्थान पे खाली है, अगला पद उतर जाएगा 99। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1981 कम से कम होगा, 982 983 1983 84, मतलब जितनी बार हमको भाग ले जाना हो उस हिसाब से। तो 9 बार यहाँ भी भाग जाएगा लगभग। तो 9 9 81 के एक हासिल लगा 8, फिर 9 8 72 और 8 9 8 72 और 8 हो जाएगा आपका 80, और 8 हासिल लग जाएगा, और फिर 9 9 81 और 8 ये हो जाएगा 89, और फिर हासिल लगेगा 8 9 91 9 और 8 ये कितना हो जाएगा 17, और फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 9, और इसमें से घट जाएगा एक हासिल यहाँ आएगा, 18 में से 9 घटेगा 9, और यहाँ बचा है 8 और 1 198 बच जाएगा। बाकी जो संख्या होगी
198 अगर घटा दिया जाए, ये देखिए 198 शेष आ रहा है, तो इसमें से 198 अगर घटा दिया जाए तो संख्या जो हमको मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो इसमें से बस 198 आप घटा लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 1,00899, यानी कि 9,98,001 जो होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये आपकी हो जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9,98,001। ठीक, तो इस तरीके से यही अगर शेषफल नहीं होगा तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो यहां से आसानी से आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि बाग की जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर मान लिया जाए x है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जैसा कि 3 गुना है तो लंबाई हो जाएगा 3x। ठीक है, चौड़ाई माना x तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 3x, चौड़ाई है x, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 243। तो ये हो जाएगा आपका 243 बराबर 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 243/3 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 और 3 एक 3, x स्क्वायर बराबर हो गया 81 के, और x बराबर कितना हो जाएगा, √81 यानी कि 9 का स्क्वायर, x बराबर हो गया 9 मीटर। ठीक, 9 मीटर ये आपका आ गया चौड़ाई, और लंबाई कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 मीटर। ठीक है, लंबाई आपसे पूछा था, आपने निकाल दिया, लंबाई कितना आ गया 27 मीटर। बस आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और जो आपको वैल्यू दिया था क्षेत्रफल का वो आपने यहां रख दिया। बस मानने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लंबाई चौड़ाई दो अननोन मत रखिएगा। ये आप करने लगे कि लंबाई x मान लिया चौड़ाई y मान लिया, ये मत करिएगा। जब लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है तो एक को मानिएगा और दूसरे को फिर उसी टर्म में मान लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया बहुत ही आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, आपको 9/4 को देख करके कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, 9 भी होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे मैंने बढ़ा दिया है 2 इंटू 1/2, यानी कि 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हैं और उसी 1 को मैंने लिख दिया है 2 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं किया है मैंने। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3/2 गुणे x धन 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a की जगह है x और b की जगह है 3/2 और बीच में है 2ab। ठीक, तो ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। इसका 2 बार गुणा, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से होल स्क्वायर बना करके हमने यहाँ पे गुणनखंड कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे समीकरण आपको हल करने हैं, तो समीकरण हल करने के लिए हम किसी एक पद को विलुप्त कर सकते हैं, और विलुप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं,
हम पहले किसी एक का x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट हम बराबर करते हैं। जैसे ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, हमने नाम दे देते हैं समीकरण को, जिससे हम आगे सॉल्व करने में हमको हल जो है वो आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, तो दोनों में ज्यादा अंतर है, ठीक, और दोनों अलग भी हैं, तो हम सीधे घटा करके इसको x को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं, विलुप्त भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है -3 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -2, दोनों में अंतर है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो अगर हम इसमें पहले समीकरण में, समीकरण 1 में अगर हमको y के कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो समीकरण 1 में हम गुणा करने किससे, यहां से पे देखिए 2 से गुणा करने पर, गुणा कर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2x की जगह 4x, 3y की जगह 6y और 13 की जगह 13 में 2 से गुणा होगा 26। और फिर समीकरण 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 7 त्रिक 21x हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 20 में 3 से गुणा होगा 60। ठीक, ये दो समीकरण आपको अब मिल गए गुणा करने पे। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे घटाने पे। ये देखिए 4x माइनस 21x, तो 4x घटाएंगे तो -17x बचेगा और -6y और +6y ये आपस में 0 हो जाएंगे और 26 -60 घट रहा है तो कितना बच जाएगा, -34, तो -17x बराबर -34 है, तो x बराबर लिख सकते हैं -34 बाई -17, माइनस माइनस कट गया, 17 से 34 दो बार में कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2, x की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब इस x की वैल्यू किसी समीकरण में रख दीजिए, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 2 रख देंगे तो 2 गुणे 2 -3y बराबर 13 और 4 -3y बराबर 13 है, तो 3y को उधर भेजिए और 13 को उधर ले आइए, 4 - 13 बराबर +3y हो जाएगा उधर जाकर के, और ये -9 बराबर 3y और y बराबर कितना हो जाएगा -9/3 यानी कि -3, y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू 2। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दो वैल्यूज मिल गई x और y का, यही आपको निकालना था, यही समीकरण का हल होता है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं विलोपन विधि से, और आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस हमने समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया है, समीकरण में बस हम किसी एक संख्या से दोनों पक्षों में अगर गुणा कर रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए समीकरण 1 में हम क्या कर रहे थे, हम कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जब हम घटाएं तो ये कट जाएं, आपस में ही 0 हो जाएं। ठीक, तो इस तरीके से अब आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारणी में 40 छात्रों का जो है आयु दिया गया है। ठीक, किसी एक छात्र मतलब किसी का 10 वर्ष आयु है, तो ऐसे कितने छात्र हैं 40, 12 वर्ष आयु के 8 हैं, 14 वर्ष के 12 हैं, 16 वर्ष के 6 हैं, 18 वर्ष के 10 हैं, तो माध्यिका यहाँ पे हमको निकालना है। तो ऐसे केस में जब सारणी दी रहती है तो माध्यिका हमको जब निकालना होता है तो एक नई सारणी हमको बनानी होती है, जिसमें हमको आयु और बारंबारता, ये छात्रों की संख्या क्या है, बारंबारता इसको बोलते हैं, और एक चीज हमको और बढ़ा करके लिखना होता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
ठीक, ये क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए आयु 10 वर्ष के कितने बच्चे हैं, छात्र हैं 4, ठीक, और 12 वर्ष के कितने हैं, 8 हैं, 14 वर्ष के कितने हैं, 12 हैं, 16 वर्ष के कितने हैं, 6 हैं, और 18 वर्ष के कितने हैं, 10 हैं। अब देखिए सबसे पहले 10 आयु वर्ग के 4 छात्र आते हैं, तो हमारे पास कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। फिर उसके बाद 12 वर्ष के 8 छात्र आते हैं, तो 4 पहले से थे, 8 और आ गए, तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 12। अब देखिए 14 वर्ष के 12 और आ रहे हैं, 12 पहले से थे, 12 और आ गए, तो कितने हो गए, 24। अब देखिए इसके बाद 16 वर्ष के 6 आ रहे हैं, तो 24 पहले से थे, 6 और आ गए, तो कितने हो गए, 30। और अब 18 वर्ष के 10 आ रहे हैं, 30 पहले से थे, 10 छात्रों को और 10 छात्रों का आंकड़ा हमको और मिल गया, तो हमको कुल कितने छात्रों का आंकड़ा मिल गया, 40। यहां भी बारंबारता आप जोड़ेंगे तो कुल कितने छात्रों का आंकड़ा दिया गया है, 40। ठीक, अब इस सारणी को आपने बना लिया, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आप देखिए कि आंकड़ा कितना दिया गया है, 40, यानी कि n का जो मान हो गया, n हो गया 40, जो कि क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में माध्यिका का फॉर्मूला जो लगता है, माध्यिका बराबर आप लिख सकते हैं 2 पदों का आधा होता है, 2 पदों का आधा होता है। तो पहले 1/2 लिख दीजिए, और ये होता है n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1 वें पद का मान। ठीक, तो n का मान कितना है, 40, और 40/2 कितना आ जाएगा, 20, तो 20वें पद का मान, और धन n/2 यानी कि 20 धन 1 21वें पद का मान। 20वें और 21वें पद का मान आपको चाहिए होगा, और उसे 2 से भाग कर दीजिएगा जोड़ करके, तो आपको माध्यिका मिल जाएगा। अब समझिए कि 20वें और 21वें पद का मान क्या है। ये देखिए कि हम जब हमको ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं, तो हम माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को क्रम से लगाते हैं, और यहां से देखिए क्रम से लगे हुए हैं। 10 के आंकड़े पहले 4 लगे हुए हैं, फिर 12 के 8 लगे हुए हैं, फिर 14 के 12 लगे हुए हैं, फिर 16 का 6 आंकड़ा, फिर 18 के 10 आंकड़े। अब समझिए कि जब 10 वाला पहले हमको 4 आंकड़ा मिला, यानी कि पहला दूसरा चौथा किसका है, 10 का है। फिर चौथे के बाद 12 तक जो है, 5वें से लेकर के 12वें तक, ये किसके आंकड़े हैं, 12 के। फिर 12वें के बाद 13 से लेकर के 24 तक, ये किसके आंकड़े हैं, 14 के। ठीक, तो यहां से आप समझ गए कि 13वां जो पद होगा, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, इसका पद का मान कितना होगा, 14 होगा। ठीक, इसीलिए हम बनाते हैं संचयी बारंबारता वाली सारणी। तो 14 धन 14/2 यानी कि मान भी कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पे माध्यिका कितना आ गया, 14। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आपने फिर से देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, माध्यिका कितना आ जाएगा, 14। ठीक, अब कर लोगे आप आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 69। देखिए 67 के बाद 69 आपके सीरीज में ही दिया है, 68 प्रश्न दिया ही नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 69 है 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, उसका स्क्वायर हमको करना है। देखिए tan 45 1 होता है, और tan का उल्टा जो होता है वो होता है cot, तो 1/1 कितना होगा, ये भी होगा 1। cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक किसका होता है, cos का उल्टा होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान अगर पूछे तो 1/cos 60 डिग्री होगा, और 1/cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इसका मान आ जाएगा 2। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर
प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, इसमें 4 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, और फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 4 घट जाएगा 0, और बचा कितना 1/4। उत्तर कितना हो जाएगा 1/4। और यही प्रश्न आपके परीक्षा में 2020 में पूछा था, और आपके राजन सीरीज में सॉल्यूशन में पता नहीं क्यों इसको प्लस ले लिया है, तो गलत सॉल्यूशन कर दिया है। तो ये आपका सही सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से यहाँ तक प्रश्न संख्या 69 तक आपने देख लिया। अब इसके बाद जो प्रश्न बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से कम समय में अपनी तैयारी कर पाए, और नेक्स्ट क्लास में आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं अभी तक लघु उत्तरीय में, कितना खुद से आपने सही किया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में तैयारी कर पाए, तो आपको अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है। हमारे ऐप का ये सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे राजन पवन सीरीज के पीडीएफ, ये सब कुछ 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको सभी सब्जेक्ट्स का मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।